नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी किताब की कहानी जो पैसे के साथ आपके रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देगी। ये किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा मैनेज करना एक मैथ्स का गेम है, एक्सेल शीट्स, चार्ट्स, कैलकुलेशंस। पर दोस्तों, असली बात ये है कि पैसा संभालना एक साइकोलॉजी का गेम है, इमोशंस, पेशेंस और डिसीजन मेकिंग का गेम। और इसीलिए दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग भी कभी कभी पैसे के मामले में गलती कर देते हैं और एक आम आदमी भी मिलियनेयर बन जाता है, क्योंकि गेम नंबर्स का नहीं, बिहेवियर का है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस किताब का सफर कहानियों, एग्जाम्पल्स और लेसन्स के साथ। और शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। दोस्तों, मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फिनेंस में कोई भी इंसान पागल नहीं होता। आप सोच रहे होंगे मतलब क्या है इसका? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो एक आदमी है रमेश का बचपन 1940s to 50s में गुजरा, जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। उसने अपने पेरेंट्स को जॉब खो देते हुए देखा, घर छोटे होते हुए देखा, रोटी के लिए स्ट्रगल देखी। अब ऑब्वियस है, जब रमेश बड़ा होगा उसके लिए पैसा इज इक्वल्स टू सेफ्टी। वो कभी रिस्क नहीं लेगा, बैंक में एफडी करेगा, सेविंग्स करेगा और हमेशा सिक्योर ऑप्शन चूज करेगा। अब एक दूसरा लड़का है सुरेश का बचपन 1990s के बाद गुजरा, जब इंडिया की इकोनॉमी बूम कर रही थी, स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा था, नए बिजनेसेस आ रहे थे, जॉब्स बढ़ रही थी। सुरेश ने देखा कि इन्वेस्टमेंट से पैसा डबल हो रहा है। अब उसके लिए पैसा इज इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी। वो रिस्क लेगा, स्टॉक्स खरीदेगा, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेगा। अब देखो, रमेश और सुरेश दोनों अलग सोच रहे हैं, लेकिन दोनों अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बिल्कुल सही है। इसीलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फिनेंस में कोई भी क्रेजी नहीं होता। हर इंसान अपने गुजर बसर, अपने इन्वायरमेंट और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बिहेव करता है। कहानी और रियल एग्जाम्पल। एक रियल स्टोरी लेते हैं। आपको याद होगा 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। उस वक्त स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था, बैंक्स डूब गए थे। जिन लोगों ने अपना पैसा उस वक्त लूज किया, आज भी उनके दिल में डर है स्टॉक मार्केट का। उनके लिए इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू गैम्बलिंग। पर एक लड़का जो 2010 में मार्केट में एंटर हुआ, उसने देखा कि स्टॉक्स हर 2-3 साल में डबल हो रहे हैं। उसके लिए स्टॉक मार्केट इज इक्वल्स टू बेस्ट वेल्थ क्रिएटर। अब दोनों लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपना माइंडसेट बना रहे हैं। कोई भी गलत नहीं है। लेसन फ्रॉम चैप्टर 1। हर इंसान अपनी मनी स्टोरी के हिसाब से बिहेव करता है। आपको लगता होगा कि आप सही हो और दूसरा गलत, लेकिन सच ये है कि दोनों अपनी कहानी के हिसाब से सही है। इसीलिए जब आप किसी का फाइनेंशियल डिसीजन देखो, चाहे वो एफडी कर रहा हो या रिस्की स्टॉक, उसे जज मत करो। फाइनेंस एक यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, ये पर्सनल है, ये इमोशन है, और इसी को समझना ही द साइकोलॉजी ऑफ मनी का फर्स्ट स्टेप है। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। किस्मत और रिस्क का खेल। दोस्तों, मनी की दुनिया एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। कभी कभी आपकी किस्मत आपको ऊपर ले जाती है और कभी रिस्क आपको नीचे गिरा देता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हर फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ टैलेंट और मेहनत से नहीं आता, उसमें किस्मत का भी रोल होता है। और हर फेलियर सिर्फ गलतियों की वजह से नहीं होता, उसमें बैड लक का भी रोल होता है। एग्जाम्पल, बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट करने का आइडिया था। उसकी जीनियस माइंड और विजन के लिए हम सब उसे एडमायर करते हैं। लेकिन एक हिडन फैक्ट है, बिल गेट्स उस स्कूल में पढ़ाता था जहां कंप्यूटर अवेलेबल था 1960s में। उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही स्कूल्स में कंप्यूटर होता था। मतलब बिल गेट्स को एक रेयर अपॉर्चुनिटी मिली जो सिर्फ किस्मत की वजह से पॉसिबल थी। अगर वो किसी और स्कूल में होता, शायद माइक्रोसॉफ्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जाम्पल 2, बिल गेट्स का दोस्त केंट एवंस। बिल गेट्स का एक दोस्त था केंट एवंस, वो भी ब्रिलियंट माइंड था। गेट्स और एलन के साथ कंप्यूटर पे काम करता था। सबको लगता था कि वो भी बिलियनर बनेगा, पर क्या हुआ, एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। मतलब उसने सब कुछ राइट किया, टैलेंट भी था, अपॉर्चुनिटी भी थी, पर बैड लक ने उसका फ्यूचर ले लिया। लेसन, यहाँ से एक पावरफुल लेसन मिलता है
कभी भी अपनी सक्सेस को सिर्फ अपनी मेहनत का रिजल्ट मत समझो, उसमें लक का भी हिस्सा होता है। और कभी भी दूसरे के फेलियर को सिर्फ उनकी गलती मत समझो, हो सकता है उनका बैड लक हो। एग्जाम्पल 3, वॉरेन बफे और रिस्क। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे पावरफुल सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं। उन्होंने $1 बिलियन एम्पायर बनाया, लेकिन अगर वो गलत जगह गलत वक्त पे एक एक्सीडेंट में मर जाते या उन्होंने 1950s में इन्वेस्टिंग स्टार्ट ना की होती तो शायद उनका नाम आज हम नहीं जानते। मतलब सक्सेस के पीछे सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, टाइमिंग और लक भी काम करता है। की टेकअवेज। नंबर 1, रिस्पेक्ट लक। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं उनका भी रोल होता है। नंबर 2, रिस्पेक्ट रिस्क। एक गलत डिसीजन, एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट, एक मार्केट क्रैश आपकी सारी मेहनत बिगाड़ सकता है। नंबर 3, कंपैरिजन से बचो। किसी को देखकर मत कहो कि वो सक्सेसफुल है तो उसने सब सही किया, हो सकता है लक ने हेल्प की हो। नंबर 4, ह्यूमिलिटी रखो। अगर आप सक्सेसफुल हो तो मान लो कि आपकी मेहनत के साथ थोड़ी किस्मत भी थी। दोस्तों, चैप्टर 2 हमें एक सिंपल पर पावरफुल बात सिखाता है। लाइफ और मनी एक खेल है जिसमें लक और रिस्क दोनों काम करते हैं। इसलिए कभी अपनी सक्सेस पे ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ और कभी अपनी फेलियर पे अपने आप को कर्स मत करो। जिंदगी में सबके साथ लक और रिस्क का डांस चलता रहता है। चैप्टर 3, नेवर इनफ। कभी भी बस नहीं होता। दोस्तों, पैसे की दुनिया का सबसे बड़ा पैराडॉक्स क्या है कि इंसान के पास चाहे कितना भी हो उसे और चाहिए होता है। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में एक बहुत ही डीप बात करते हैं। बहुत सारे लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास जो है उससे वो सेटिस्फाई नहीं होते। रजत गुप्ता और बॉर्ने मैडॉफ। रजत गुप्ता एक इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन थे। उन्होंने एक छोटी सी फैमिली से उठकर दुनिया के टॉप कंपनीज में सीईओ बनने तक का सफर किया। उनके पास इतना पैसा था कि आने वाली 10 जनरेशन्स को भी जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की, मतलब इलीगल तरीके से स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश की। क्यों? सिर्फ और ज्यादा पैसे के लिए। रिजल्ट, उनकी इज्जत चली गई, करियर खत्म हो गया, जेल जाना पड़ा। मतलब उन्होंने जो कुछ बनाया था वो सब खुद अपनी ग्रीड की वजह से खो दिया। बैरनी मैडॉफ ने दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किया। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पूंजी स्कीम के मास्टरमाइंड थे। उनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा था, लग्जूरियस लाइफ थी, पर फिर भी उन्हें और चाहिए था। एंड में उन्हें बदनामी हुई उनकी और उन्हें जेल जाना पड़ा और उनका पूरा एम्पायर कोलैप्स हो गया। लेसन, ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। एक लिमिट के बाद पैसा सिर्फ एक नंबर है जो आपकी हैप्पीनेस को उतना इंप्रूव नहीं करता जितना आप सोचते हो। अगर ग्रीड को कंट्रोल नहीं किया तो जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। रियल लाइफ एनालॉजी। सोचो, आपके पास एक ग्लास है, आप उसमें पानी भरते हो। एक पॉइंट के बाद ग्लास फुल हो जाता है। अगर आप उसमें और पानी डालोगे तो क्या होगा? सिर्फ ओवरफ्लो होगा। पैसा भी वैसे ही है। एक लेवल के बाद और पैसे का रियल वैल्यू उतना नहीं होता जितना हम इमेजिन करते हैं। की टेकअवेज। नंबर 1, ग्रीड कंट्रोल करो। हमेशा और ज्यादा पैसे के पीछे भागना खतरनाक है। नंबर 2, इनफ डिफाइन करो। अपने लिए एक लिमिट सेट करो कि मुझे इतना चाहिए, इसके बाद मैं सेटिस्फाइड हूँ। नंबर 3, कंपैरिजन से बचना। जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तब हमेशा लगता है कि मुझे भी उसके जैसा चाहिए। नंबर 4, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। सोचो, अगर आपके पास ऑलरेडी इनफ है तो रिस्क लेकर सब कुछ खतरे में मत डालो। चैप्टर 3 हमें ये सिखाता है कि इंसान के लिए कभी भी इनफ नहीं होता, लेकिन एक समझदार इंसान वही है जो अपने लिए एक लिमिट डिफाइन करे और उसके बाद ग्रीड को कंट्रोल करे। वरना दुनिया का सबसे सक्सेसफुल लोग भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें और ज्यादा चाहिए था। चैप्टर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। छोटे छोटे फायदे, बड़े बड़े रिजल्ट्स। दोस्तों, अगर फाइनेंस का एक ही मैजिक ट्रिक है जो सबसे ज्यादा लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं तो वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसों पर जो इंटरेस्ट बनता है उस इंटरेस्ट पे भी अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा। ये छोटी छोटी ग्रोथ टाइम के साथ मिलकर एक दिन अनइमेजिनेबल रिजल्ट बना देती है। एग्जाम्पल, वॉरेन बफे।
वॉरेन बफे को हम सब दुनिया का ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर कहते हैं, पर क्या आप जानते हो कि उनकी रियल स्ट्रेंथ इन्वेस्टिंग स्किल्स नहीं बल्कि टाइम है। बफे ने इन्वेस्टिंग शुरू की थी एज 10 पर। 30 साल के होने तक वो ऑलरेडी मिलियनेयर बन गए थे। लेकिन असली मैजिक कहाँ हुआ? उन्होंने अपना पैसा 60+ ईयर्स तक ग्रो होने दिया। आज उनकी नेट वर्थ $100 बिलियन से ज्यादा है, और सोचो उसमें से 90% वेल्थ उन्होंने 65 साल के बाद बनाई। मतलब उनकी सुपर पावर इन्वेस्टिंग नहीं थी, उनका पेशेंस था। कंपाउंडिंग को अपना काम करने का टाइम मिला। एग्जाम्पल, सिंपल नंबर्स। सोचो आपके पास ₹1 है, आप उसे डबल करते हो हर साल। फर्स्ट ईयर में ₹2, सेकेंड ईयर में ₹4, फिफ्थ ईयर तक ₹32 हो जाएंगे, और 10 साल में यही ₹1 ₹1024 हो जाएगा। बस 10 साल में ₹1000 प्लस बन गया। अब सोचो अगर आप 30-40 साल तक कंपाउंडिंग होने दो तो रिजल्ट कितना अनइमेजिनेबल होगा। लेसन, प्रॉब्लम ये है कि हम शॉर्ट टर्म में कंपाउंडिंग का रिजल्ट अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है कि बस थोड़ा ही ग्रोथ हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक्सपोनेंशियल हो जाता है। जैसे एक ट्री पहले धीरे धीरे ग्रो करता है, फिर एक दिन वो एक जाइंट बन जाता है। एग्जाम्पल, रोनाल्ड रीड। रोनाल्ड रीड एक जैनिटर और गैस स्टेशन अटेंडेंट थे। उनकी सैलरी बहुत छोटी थी, लेकिन उन्होंने अपना पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया और कंपाउंडिंग होने दिया। रिजल्ट, उन्होंने अपनी डेथ के बाद $8 मिलियन चैरिटी को डोनेट किया। मतलब कंपाउंडिंग सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स का गेम नहीं है, छोटी इनकम वाले लोग भी अगर पेशेंस रखे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकते हैं। की टेक अवेज। नंबर 1, कंपाउंडिंग को समझो। छोटी ग्रोथ प्लस ज्यादा टाइम इज इक्वल्स टू मैसिव रिजल्ट्स। नंबर 2, जल्दी शुरू करो। जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का मैजिक मिलेगा। नंबर 3, पेशेंस रखो। कंपाउंडिंग को टाइम दो। शॉर्ट टर्म में रिजल्ट कम दिखाई देगा पर लॉन्ग टर्म में ब्लास्ट करेगा। नंबर 4, डोंट इंटरप्ट। अगर आप हर बार पैसा निकालते रहोगे तो कंपाउंडिंग का मैजिक ब्रेक हो जाएगा। चैप्टर 4 हमें ये समझाता है कि वेल्थ का असली सीक्रेट है पेशेंस और टाइम। चाहे आप वॉरेन बफे हो या एक आम आदमी, अगर आप कंपाउंडिंग को समझकर उसे यूज करते हो तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी एक दिन फॉर्च्यून बन जाती है। कंपाउंडिंग स्लो लगती है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ आपको लॉन्ग टर्म में शॉक कर देगी। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। पैसा कमाना अलग है, उससे बचा के रखना अलग। दोस्तों, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा संभाल कर रखना एक अलग ही स्किल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों के लिए अलग अलग माइंडसेट चाहिए। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, गेटिंग मनी रिक्वायर्स टेकिंग रिस्क, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर, बट कीपिंग मनी रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी, फियर ऑफ लूजिंग इट एंड अ बिट ऑफ पैरानोइया। एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट। बहुत लोग स्टॉक मार्केट से लाखों कमा लेते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग करोड़पति बनकर जिंदगी भर सेफ रहते हैं। क्यों? क्योंकि कमाना इजी पार्ट है, लेकिन उसे बचाना और ग्रो करना टफ होता है। पैसा तब तक पैसा है जब तक वो आपके पास सेफ है। स्टोरी, जेज लेवरमोर। ये एक फेमस स्टॉक ट्रेडर थे। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के टाइम उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके एक ही दिन में $3 बिलियन आज के वैल्यू में कमा लिया था, लेकिन थोड़े ही सालों में सब कुछ गैम्बल करके खो दिया। एंड में उनकी डेथ भी ट्रेजिक हुई। लेसन, उन्होंने पैसा कमाने का टैलेंट तो दिखाया, पर पैसा बचाने का विजडम नहीं था। लेसन, सर्वाइवल माइंडसेट। वेल्थ को सेफ रखने के लिए एक ही मंत्र है, सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब हर डिसीजन ऐसा हो जिसमें मैं लॉन्ग टर्म गेम में टिक पाऊं। ज्यादा ग्रीड में रिस्क मत लो। पैसा हमेशा रहे, इसके लिए थोड़े कंजर्वेटिव अप्रोच रखो। डिफरेंस इन माइंडसेट, गेटिंग वेल्दी माइंडसेट, ऑप्टिमिज्म, रिस्क टेकिंग एंड बोल्डनेस। स्टेइंग वेल्दी माइंडसेट में ह्यूमिलिटी, रियलाइज मैं गलत भी हो सकता हूँ। थोड़ा सा पैरानोइया, हमेशा सोचो वर्स्ट केस क्या हो सकता है। एक सफल इंसान वो है जो दुनिया माइंडसेट्स बैलेंस करता है, जो दोनों माइंडसेट्स को बैलेंस करता है। रियल लाइफ एनालॉजी, सोचो एक क्रिकेटर है, पहले एग्रेसिव बैटिंग से वो रन्स बनाता है, गेटिंग वेल्दी, लेकिन मैच जीतने के लिए लास्ट ओवर्स में डिफेंसिव खेलना भी जरूरी है, स्टेइंग वेल्दी। वेल्थ भी वैसे ही है, कमाना एक तरफ, बचाना दूसरी तरफ।
की टेकअवेज। नंबर 1, कमाना और बचाना अलग स्किल्स है, दोनों के लिए अलग माइंडसेट अडॉप्ट करो। नंबर 2, रिस्क को समझो, ज्यादा ग्रीड में सब कुछ खतरे में मत डालो। नंबर 3, सर्वाइवल इज ग्रेटर देन ग्रोथ, जब तक आप सर्वाइव कर रहे हो आपके पास लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का मैजिक है। ह्यूमिलिटी रखो, समझो कि आप गलत हो सकते हो और इस हिसाब से बैकअप बनाओ। चैप्टर 5 हमें ये बताता है कि पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है पर उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेटिंग वेल्दी और स्टेइंग वेल्दी दोनों अलग अलग स्किल्स हैं और असली फाइनेंशियल विजडम तब आती है जब हम दोनों का बैलेंस सीख लेते हैं। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात समझ लो, दुनिया में बड़ी सक्सेस अक्सर एक छोटी सी परसेंटेज डिसीजन से आती है, यानी आउट ऑफ 100 डिसीजंस सिर्फ 5 to 10 डिसीजंस आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। एग्जाम्पल, वेंचर कैपिटल। स्टार्टअप्स में इन्वेस्टर्स 100 कंपनीज में पैसा लगाते हैं पर उनमें से 90 कंपनीज फेल हो जाती है, 10 कंपनीज चलती हैं और उनमें से सिर्फ 1 या 2 कंपनीज मल्टी बिलियन डॉलर बन जाती हैं और वही 1-2 कंपनीज उनके सारे लॉसेस कवर करके उन्हें सुपर रिच बना देती हैं। अमेज़न का केस देखो, जेफ बेजोस कहते हैं कि अमेज़न ने हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए, 90% फेल हुए, पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स जैसे अमेज़न प्राइम और AWS उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना गए। लेसन, हर डिसीजन से सक्सेस एक्सपेक्ट मत करो, कभी कभी सिर्फ एक बड़ा विन ही आपकी लाइफ बदल देता है। स्मॉल फेलियर्स नॉर्मल हैं, बिग विन्स रेयर होते हैं, पर वही सब बदल देते हैं। टेक अवेज, जिंदगी में रिस्क लेना जरूरी है क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा एक डिसीजन आपकी दुनिया बदल देगा। चैप्टर 7, फ्रीडम। दोस्तों, पैसा का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? कार, बंगलो या लग्जरी? नहीं, पैसे का असली बेनिफिट है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब अपना टाइम अपने हिसाब से यूज करना, अपने लाइफ के डिसीजंस अपने कंट्रोल में लेना। सोचो, एक आदमी है जो करोड़ों रुपए कमाता है पर हर दिन 12 घंटे बॉस के ऑर्डर्स पे काम करता है। उसके पास पैसा तो है पर फ्रीडम नहीं। वहीं दूसरा इंसान है जो शायद 1/4 इनकम कमाता है, मतलब सिर्फ 25,000 रुपए, पर अपना दिन अपने हिसाब से जीता है। वो अपने टाइम का मालिक है। असली वेल्थ वही है, अपना वक्त अपने कंट्रोल में होना। लेसन, पैसा हमेशा फ्रीडम के लिए कमाना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। अगर आप अपना टाइम बाय नहीं कर पा रहे तो पैसे का फायदा ही क्या? टेक अवे, पैसा ही पैसे की असली लग्जरी है, अपनी मर्जी से जीने की आजादी। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। दोस्तों, आपने देखा होगा लोग महंगी कार्स, लग्जरी वॉचेस और बंगलो दिखाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि लोग उन्हें एडमायर करेंगे, पर रियलिटी कुछ और है। जब कोई आपको बड़ी कार में देखता है तो लोग ये नहीं सोचते कि वाह क्या बंदा है, वो सोचते काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन ने रोल्स रॉयस ली, उसने सोचा कि लोग उसे रिस्पेक्ट करेंगे, पर लोगों ने कार को एडमायर किया, उस बिजनेसमैन को नहीं। लेसन, शो ऑफ करके आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, लग्जरी खरीदने से लोग इंप्रेस नहीं होते, वो खुद अपने सपने देखने लगते हैं। टेक अवे, वेल्थ को शो करने की जरूरत नहीं है, असली इज्जत साइलेंटली वेल्दी लोगों को मिलती है। चैप्टर 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दोस्तों, एक सिंपल लाइन याद रखो, वेल्थ वो है जो आप दिखाते नहीं, जो आपके खर्च नहीं, जो आपने छुपाया है। लोग जब एक बड़ी कार या लग्जरी वॉच देखते हैं वो स्पेंडिंग होती है, वेल्थ नहीं। वेल्थ वो है जो आपके बैंक अकाउंट में है, जो इन्वेस्ट किया गया है, जो फ्यूचर सिक्योर करता है। एग्जाम्पल, सोचो एक आदमी 50 लाख की लग्जरी कार खरीदता है, लोगों को लगता है कि ये वेल्दी है, पर रियलिटी उसने अपनी वेल्थ को कन्वर्ट कर दिया एक खर्चे में। कार की वैल्यू घट जाएगी, वेल्थ कम हो जाएगी। दूसरे साइड एक और आदमी है जो सिंपल कार चलाता है पर करोड़ इन्वेस्ट करके छुपा के रखता है। दुनिया उसे मिडिल क्लास समझती है पर असली में वही वेल्दी है। लेसन, वेल्थ का मतलब है सेविंग और इन्वेस्टिंग। रिच दिखने और वेल्दी होने में फर्क है। टेक अवे, वेल्थ वो है जो आप दिखाते नहीं, जो आप छुपाते हो। चैप्टर 10, सेव मनी। दोस्तों, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि सिर्फ हाई इनकम वाले ही वेल्दी बन सकते हैं। रियलिटी ये है कि सेविंग हैबिट की वेल्थ बनाती है। मॉर्गन हसल कहते हैं वेल्थ बनती है सेविंग से, ना कि सिर्फ अर्निंग से। एग्जाम्पल, एक आदमी 2 लाख महीने कमाता है
पर 1.9 लाख खर्च कर देता है। उसके पास सेविंग सिर्फ 10,000 रुपए होती है। वहीं दूसरा आदमी 60,000 कमाता है पर 20,000 सेव करता है। लॉन्ग टर्म में कौन वेल्दी होगा? ऑब्वियस है दूसरा वाला। लेसन, वेल्थ बनाने के लिए हाई इनकम जरूरी नहीं है, सेविंग और डिसिप्लिन जरूरी है। रिच बनना इजी है, वेल्दी बनना टफ है। टेक अवे, इनकम का साइज नहीं, सेविंग का साइज डिसाइड करता है कि आप वेल्दी बनोगे या नहीं। चैप्टर 11, रीजनेबल इज ग्रेटर देन रेशनल। हमेशा लॉजिकल होने की जरूरत नहीं, रीजनेबल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट एकदम मैथमेटिकल और रेशनल चीज है, जैसे कि एक फॉर्मूला, अगर रिटर्न ज्यादा है तो वही बेस्ट है। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं यू डोंट नीड टू बी कोल्डली रेशनल, यू जस्ट नीड टू बी रीजनेबल। क्योंकि पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये इमोशंस और बिहेवियर का गेम है। रेशनल वर्सेस रीजनेबल। रैशनल का मतलब है जो चीज मैथमेटिकली बेस्ट हो बस वही फॉलो करना। रीजनेबल का मतलब है जो आपके लिए प्रैक्टिकल, सस्टेनेबल और इमोशनली कंफर्टेबल हो। एग्जाम्पल, मैथमेटिकली स्टॉक्स हमेशा बेस्ट रिटर्न देते हैं, पर अगर आप मार्केट के ऊपर नीचे होने पर टेंशन में आ जाते हो तो आप पैनिक में बेच दोगे, तो रैशनली बेस्ट चॉइस भी आपके लिए वर्स्ट बन जाएगी। एग्जाम्पल, हाउसिंग वर्सेस स्टॉक्स। अक्सर लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट हाउसिंग से बेटर है, नंबर्स भी दिखते हैं कि स्टॉक्स ज्यादा रिटर्न देते हैं, पर फिर भी लोग अपना पैसा घर खरीदने में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि घर उन्हें सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देता है, वो रीजनेबल है उनके लिए, चाहे रैशनली वो बेस्ट ना हो। लेसन, लॉन्ग टर्म स्टिकनेस। इन्वेस्टमेंट तभी सक्सेसफुल होती है जब आप उससे लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू कर पाओ, और लॉन्ग टर्म तब तक तभी कंटिन्यू करोगे जब आपको वो रीजनेबल लगता है, सिर्फ रैशनल नहीं। मतलब बेस्ट स्ट्रैटेजी वही है जो आप अपना पाते हो, ना कि वही जो सिर्फ थ्योरेटिकली बेस्ट हो। रियल लाइफ एनालॉजी। सोचो डाइट का एग्जाम्पल, साइंटिफिकली एकदम परफेक्ट डाइट हो सकता है, लेकिन अगर वो आप फॉलो ही नहीं कर पाओ तो उसका क्या फायदा। बेटर है थोड़ा फ्लेक्सिबल, रीजनेबल डाइट जिसे आप लॉन्ग टर्म में मेंटेन कर पाओ। फाइनेंस में भी वही रूल है। की टेक अवेज। नंबर 1, डोंट चेज परफेक्शन। आपको रैशनली बेस्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं, आपको सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी चाहिए। नंबर 2, रीजनेबल इज ग्रेटर देन रैशनल। जो आपके इमोशंस और सिचुएशंस के साथ फिट हो वही सबसे बेस्ट है। नंबर 3, लॉन्ग टर्म इज ग्रेटर देन शॉर्ट टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म टिक गए तो कंपाउंडिंग अपना काम कर देगी। मनी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बिहेवियर गेम। आपको नंबर से ज्यादा अपने बिहेवियर और कंफर्ट जोन का ध्यान रखना है। चैप्टर 11 हमें ये सिखाता है कि पैसा सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका पेशेंस और बिहेवियर। इसलिए रीजनेबल और सस्टेनेबल अप्रोच हमेशा रैशनल और परफेक्ट स्ट्रैटेजी से बेटर है। चैप्टर 12, सरप्राइज। दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है। दोस्तों, एक बड़ी गलती जो हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में करते हैं वो ये है कि हम फ्यूचर को पास्ट के बेसिस पर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं दुनिया सरप्राइज से भरी है। सबसे बड़े फाइनेंशियल इवेंट्स जैसे ग्रेट डिप्रेशन, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड-19 पैंडेमिक किसी ने एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं किया था। मतलब सब कुछ प्लान करने के बावजूद हमेशा सरप्राइजेस आएंगे। लेसन, पास्ट से सीखो पर उसे कॉपी मत करो। फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होगा। बेस्ट स्ट्रैटेजी है फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्ट। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये चैप्टर एक पावरफुल आइडिया देता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब अपने प्लान्स में हमेशा थोड़ी जगह बचाकर रखो जहां गलती या अनसर्टेनिटी को हैंडल कर सको। एग्जाम्पल, अगर आपको 1 करोड़ चाहिए रिटायरमेंट के लिए तो प्लान 1.2 या 1.5 करोड़ का बनाओ। अगर आपको ऑफिस 20 मिनट दूर है तो घर से 30 मिनट पहले निकलो। फाइनेंस और लाइफ दोनों में रूम फॉर एरर जरूरी है। लेसन, हर प्लान फेल हो सकता है, बैकअप और बफर रखो। सेफ रहना ग्रीडी होने से बेहतर है। चैप्टर 14, यू विल चेंज, फ्यूचर आपके प्रेजेंट से अलग होगा। हम अक्सर फाइनेंशियल गोल्स फिक्स कर लेते हैं, जैसे एक लग्जरी कार लेना, एक बड़ा घर में शिफ्ट होना या स्पेसिफिक एज पर रिटायरमेंट लेना। पर सच ये है कि आप बदलते रहोगे। आपके चॉइसेस, प्रायोरिटीज, ड्रीम्स सब टाइम के साथ चेंज होते हैं। एग्जाम्पल,
25 साल की एज में आपको स्पोर्ट्स कार चाहिए होगी, पर 35 साल की एज में आपको फैमिली फ्रेंडली एसयूवी चाहिए होगी। मतलब अपने फ्यूचर को रीजन मत बनाओ, क्योंकि आप खुद ही चेंज होते रहोगे। लेसन, गोल्स फ्लेक्सिबल रखो, एक्सेप्ट करो कि आप फ्यूचर में अलग इंसान बन जाओगे। रिजिड फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा डिसअपॉइंट करती है। चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री, हर चीज का प्राइस होता है। इस चैप्टर का मैसेज क्लियर है, दुनिया में फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं। फाइनेंस में रिटर्न्स पाने के लिए हमेशा कोई ना कोई प्राइस पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट में पैसा डबल करने का प्राइस है वोलेटिलिटी, रिस्क और पेशेंस। बिजनेस में सक्सेस का प्राइस है स्लीपलेस नाइट्स, स्ट्रेस, फेलियर्स। इवन एक सिक्योर जॉब का प्राइस है लिमिटेड फ्रीडम और फिक्स्ड इनकम। मतलब जो भी पाना है उसके हिडन कॉस्ट को समझना जरूरी है। लेसन, हर अचीवमेंट का एक प्राइस होता है। अगर आप प्राइस पे करने के लिए रेडी हो तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। पेशेंस, रिस्क और स्ट्रेस, ये सब हिडन कॉस्ट हैं जो वेल्थ बनाते हैं। चैप्टर 16, यू एंड मी, हर किसी की अपनी फाइनेंशियल स्टोरी होती है। दोस्तों, एक कॉमन गलती जो हम करते हैं वो है अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को दूसरों से कंपेयर करना। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पीपल डू क्रेजी थिंग्स विद मनी बट नो वन इज क्रेजी। सब अपनी कहानी के हिसाब से सही लगते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई 2008 क्रैश फेस कर चुका है तो वो स्टॉक से डर रहा होगा। अगर किसी ने सिर्फ बुल मार्केट देखा है तो वो एग्रेसिव इन्वेस्ट करेगा। मतलब हर इंसान अपने एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड के हिसाब से पैसे मैनेज करता है। लेसन, दूसरों के डिसीजंस को जज मत करो, अपने लिए कौन से डिसीजन सही है वही फोकस करो। चैप्टर 17, द सडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, नेगेटिव सोच ज्यादा पावरफुल होती है। लोग ऑप्टिमिज्म के बजाय पेसिमिज्म ज्यादा जल्दी मान लेते हैं क्योंकि नेगेटिव न्यूज हमेशा ड्रामेटिक लगती है। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, लोग तुरंत डर जाते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि मार्केट ग्रो करेगा, लोग उतना सीरियस नहीं लेते। रियलिटी, लॉन्ग टर्म में दुनिया प्रोग्रेस करती है लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम्स दिखते हैं। लेसन, पेसिमिज्म सेडक्टिव होता है पर हमेशा सच नहीं होता। लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म मेंटेन करना ही वेल्थ का सीक्रेट है। चैप्टर 18, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग, कहानियां हमेशा नंबर से स्ट्रांग होती हैं। हम ह्यूमंस नंबर से ज्यादा स्टोरीज पर बिलीव करते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट के साथ हमेशा एक कहानी चलती है। एग्जाम्पल, .com बबल के टाइम पर लोग बिलीव करते थे कि इंटरनेट हर कंपनी को $1 बिलियन बनाएगा। कहानी पावरफुल थी, नंबर सेकेंडरी हो गए। मतलब स्टोरीज हमारी सोच कंट्रोल करती हैं, चाहे वो सच हो या ना हो। लेसन, स्टोरी समझना जरूरी है क्योंकि वो मार्केट को चलाती हैं। हमेशा नंबर्स प्लस स्टोरी दोनों को बैलेंस करो। चैप्टर 19, ऑल टुगेदर नाउ, सब लेसन्स को कंबाइन करो। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल पूरे बुक के आइडियाज को एक जगह समराइज करते हैं। वेल्थ बनाना पेशेंस और बिहेवियर का गेम है। रूम फॉर एरर भी रखो। रीजनेबल इज ग्रेटर देन रैशनल। लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म रखो। हर चीज का प्राइस होता है। मतलब अगर आपने पिछले चैप्टर्स का इसेंस समझ लिया तो आप पैसा समझने के गेम में अहेड हो। चैप्टर 20, कन्फेशंस, ऑथर के पर्सनल फाइनेंशियल रूल्स। ये लास्ट चैप्टर एकदम पर्सनल है जहां ऑथर अपने फाइनेंशियल रूल्स शेयर करते हैं। मॉर्गन हाउसल के कुछ रूल्स। नंबर 1, ज्यादा रिस्क नहीं लेना जो उन्हें रात को सोने ना दे। नंबर 2, कभी डेट नहीं लेना जो उन्हें अनकंफर्टेबल करे। नंबर 3, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। नंबर 4, अपना खुद का डेफिनेशन ऑफ इनफ डिसाइड करना। मतलब पैसा पर्सनल है, अपने कंफर्ट के हिसाब से रूल्स बनाओ। चैप्टर वाइज गोल्डन लेसन्स। नंबर 1, नो वंस क्रेजी, हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पैसा हैंडल करता है। नंबर 2, लक एंड रिस्क, सक्सेस और फेलियर में दोनों का रोल होता है, सिर्फ मेहनत नहीं। नंबर 3, नेवर इनफ, ग्रीड से बचो, अपना इनफ डिफाइन करो। नंबर 4, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, छोटी चीजें लॉन्ग टर्म में मैजिक बन जाती हैं। नंबर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, पैसा बनाना अलग है, उसे संभालना अलग। नंबर 6, टेल्स यू विन, छोटी फेलियर्स के बीच एक बड़ा सक्सेस ही गेम चेंज करता है। 7, फ्रीडम, मनी का असली मतलब है अपना टाइम कंट्रोल करना।
नंबर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। लोग पैसा आपके एडमायर करने के लिए नहीं, अपना स्टेटस दिखाने के लिए यूज करते हैं। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। रियल वेल्थ वो है जो दिखती नहीं, सेविंग्स और एसेट्स। नंबर 10, सेव मनी। हाई इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेविंग्स और फ्रूजैलिटी। नंबर 11, रीजनेबल इज ग्रेटर देन रैशनल। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, सस्टेनेबल अप्रोच रखो। चैप्टर 12, सरप्राइज। फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, हमेशा प्रिपेयर रहो। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। सेफ्टी मार्जिन हमेशा रखो। चैप्टर 14, यू विल चेंज। आपके गोल्स और डिजायर्स टाइम के साथ बदलेंगे। चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री। हर रिटर्न का एक हिडन प्राइज होता है। चैप्टर 16, यू एंड मी। हर किसी की फाइनेंशियल स्टोरी अलग है, कंपेयर मत करो। चैप्टर 17, सेडक्शन ऑफ पैसिमिज्म। नेगेटिव न्यूज हमेशा स्ट्रॉन्ग लगती है, पर ऑप्टिमिज्म लॉन्ग टर्म विनर है। चैप्टर 18, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। स्टोरी हमेशा नंबर से ज्यादा पावरफुल होती है। 19, ऑल टुगेदर नाउ। सारे लेसन्स कंबाइन करके एक फ्रेमवर्क बनाओ। चैप्टर 20, कन्फेशंस। अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अपने रूल्स बनाओ। फाइनल टेक अवेज। मनी बिहेवियर गेम। नॉलेज से ज्यादा आपके पेशेंस, ग्रीड कंट्रोल और डिसिप्लिन मैटर करता है। वेल्थ इज नॉट इक्वल्स टू रिच। रिच दिखना और ट्रूली वेल्दी होने में फर्क है। लॉन्ग टर्म प्लस सेविंग्स प्लस रीजनेबल थिंकिंग इज इक्वल्स टू सक्सेस। डिफाइन योर इनफ। जब तक ये क्लियर नहीं तब तक पैसा कभी काफी नहीं लगेगा। ऑप्टिमिज्म एंड पेशेंस। दुनिया लॉन्ग टर्म में ग्रो करती है, इसीलिए पॉजिटिव सोचो और टाइम दो। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें एक सिंपल पर डीप ट्रूथ सिखाता है। पैसा नंबर्स का नहीं, बिहेवियर का गेम है। रिच बनना टेम्पररी हो सकता है, पर वेल्दी बनना ये एक सोच, एक लाइफस्टाइल और एक पेशेंस का रिजल्ट है। अपना खुद का डेफिनेशन ऑफ इनफ बनाओ, रीजनेबल डिसीजंस लो और हमेशा याद रखो, मनी का असली पर्पस है फ्रीडम। अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने की फ्रीडम, और यही है पैसा समझने की असली साइकोलॉजी। आउटरो। दोस्तों, ये थी समरी ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनका भी फाइनेंशियल सोच बदल सके। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पैसा समझने की इस साइकोलॉजी को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच।